नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रवीण सिंह और आज से हमारी यूजीसी नेट हिंदी साहित्य जो पेपर 2 है उसकी यूनिट 7 कहानी जिसमें लगी हुई हैं 21 कहानियाँ लगी हुई हैं। तो आज 21 कहानियों से मैं कहानियाँ जो है उससे मैं शुरुआत करना चाह रहा हूँ अपने क्लासेस की। और वो भी छोटी सी कहानी एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधवराव सप्रे जी की है। 1901 में या 1900 उसका प्रकाशन वर्ष है। और छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका जो कि पेंडरा छत्तीसगढ़ से निकलती है, तो उसमें ये प्रकाशित हुई थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, भले ही छोटी है। मार्मिकता और हृदय परिवर्तन इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से हृदय परिवर्तन होता है। तो बहुत अच्छी कहानी है। और साथियों, एक चीज़ मैं और आपसे बताता चलूँगा कि आज तो हमारे पास, मैंने जल्दी में कहानी रिकॉर्ड की है, तो आज टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें मेरे पास उपलब्ध नहीं थी, तो उससे मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करके नहीं दे रहा हूँ साथ साथ में। लेकिन ये जैसे ही मैं कहानी पढ़ा लूँगा, वैसे टेलीग्राम पे पूरा हाईलाइटेड और शॉर्ट नोट्स सब मैं डाल दूँगा, ठीक है। तो इसमें खाली आप कहानी हमारे साथ पढ़ते चलें, समझिए थोड़ा सा। बाकी जो हाईलाइटेड है, वो जैसे इसकी लाइन वगैरह हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वो सब मैं अभी टेलीग्राम पे भेज दूंगा जैसे ही कहानी ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि कहानी जब आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसका जिक्र करूँ कि तो उसमें क्या क्या ध्यान रखना होता है कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं। एक तो आपको जितने राइटर हमारे लगे हुए हैं सिलेबस में, पूरे सिलेबस में, उनके सबके जन्म वर्ष आपको पता होने चाहिए। जैसे माधवराव सप्रे जी हैं, इनका जन्म वर्ष है 1871, तो ये आपको याद होना चाहिए। और प्रकाशन वर्ष याद होना चाहिए। प्रकाशन वर्ष जैसे एक टोकरी भर मिट्टी का 1901 मैंने अभी बताया, ठीक है। और दोनों में से जो भी आ जाए वो दोनों होंगे, ठीक है। तो और साथ साथ में अगर कोई कहानी है तो वो किस कहानी संग्रह में लगी हुई और उस कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये आपको ज़रूरी है याद रखना। साथ साथ में कहानी जहाँ से शुरुआत होती है तो वहाँ की पहली लाइन, पहली एक दो लाइन, और जहाँ पे अंत होता है कहानी का वहाँ की एक दो लाइन, वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। साथ में कोई कोई अगर कहीं पे उदाहरण दिए हुए हैं, किसी ने किसी से कुछ कहा है या कोई महत्वपूर्ण बात कही गई है, इन्वर्टेड कामा में दिया गया है, तो उसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो भी कुछ PYQ में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया, उससे ध्यान रखेंगे। हालांकि मैं इस कहानी को पढ़ाऊँगा आज, तो आज हमारी ट्रायल क्लास है शुरुआत। तो उसके बाद जैसे जैसे मैं और क्लासेस लेता आऊँगा, वीडियो क्वालिटी बहुत साफ रहेगी, बहुत अच्छा और अच्छा मैं जो आप कहेंगे और सही तरीके से इसको बनाने की कोशिश करूँगा क्लास। तो आगे आगे बहुत अच्छा मैं करने का प्रयास करूँगा, ये मेरा वादा है, विश्वास भी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। एक जमींदार थे, उनके पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाथा उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। तो क्या हुआ, जमींदार के लालच आ गया और वो क्या बनाना चाहते थे, अपना हाथा बनाना चाहते थे। तो ये भी प्रश्न पे आ सकता कि किस लिए, हाथा बनाने के लिए। तो उनको लालच सूझा और उन्होंने विधवा की झोपड़ी लेनी चाहिए, ठीक है। विधवा को बहुत ज़्यादा बताया, समझाया, बुझाया और बहुत चालाकी से, लेकिन विधवा नहीं मानी। पर वह तो कई ज़माने से वहाँ थी, बहुत दिन से वहाँ रह रही थी, बहुत सालों से वहाँ रह रही थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। देखिए बहुत महत्वपूर्ण लाइन है इसमें। 3-4 फैक्ट हैं, जैसे उसका प्रिय पति, इकलौता पुत्र और पतोहू, 3 लोग झोपड़ी में मर गए थे। और एक 5 वर्ष की कन्या, कन्या की कितनी उम्र है, 5 वर्ष। तो कहानी में साथियों जितनी भी किसी पात्र की उम्र कर दी जाए तो वो पात्र की उम्र आपको ध्यान रखनी है। तो कन्या की उम्र कितनी थी, 5 वर्ष कन्या की उम्र थी। तो वो जो विधवा थी, तो उसकी पोती ही जो बची थी वह उसी के सहारे जी रही थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी, एकमात्र मतलब सहारा थी वृद्धा काल में, और कौन था, उसी के लिए वो जी रही थी। जब से जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आ जाती तो मारे दुख के फूट फूट रोने लगती। मतलब पिछला जब याद कर लेती तो भावनात्मक बहुत वैसा हो जाता स्थितियाँ, तो रोने लगती। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृत प्राय हो गई थी। जब से उसने को पता चला कि जो जमींदार हैं वो मेरी झोपड़ी ले लेना चाह रहे हैं, तो वो बहुत परेशान हो गई और मृत प्राय बिल्कुल बहुत टेंशन में हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था।
बिना मरे वहाँ से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। अच्छा, उसकी जो झोपड़ी थी, सबको अपने घर से लगा होता है, सबका मन लगा होता है, सब चाहते हैं कि वो इसी तरीके से चाह रही थी कि मैं मर कर ही यहाँ से जाऊँगी और वरना छोड़ के नहीं जाऊँगी। तो अब श्रीमान के जितने प्रयत्न थे सारे प्रयत्न कर लिए, जब निष्फल हो गए तो उन्होंने क्या किया, वही जो अधिकतर बड़े पैसे वाले लोग और जमींदार लोग गरीबों का कुछ भी हक मारने के लिए करते हैं। तो अ, कहाँ थे हम? उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था, बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया और झोपड़ी को और विधवा को वहां से निकाल दिया। यानी कि फिर क्या किया उन्होंने, वकीलों को पैसा वैसा काफ़ी दिया। और ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। इंपॉर्टेंट लाइन है। तो और उसको निकाल दिया। ठीक है, विधवा को निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और मजदूरों को काम बतला रहे थे, मतलब जो कार्य कर रहे थे श्रमिक, उनको काम बतला रहे थे। वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर पहुंची। वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर पहुंची। हम्म, टोकरी लेकर पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे वहां से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, देखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, महाराज अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है, मैं उससे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। ये जैसे अगर पूछा जा सकता है कि ये किसने किससे कहा, तो ये किसने कहा? विधवा ने किससे कहा है? उन्हीं से, जमींदार जी से कहा है। ठीक, क्योंकि इन्वर्टेड कामा में देखिए है ये, और ये उद्धरण है। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस तरीके की चीज़ें। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है, ये भी उदाहरण है ही। तो क्या किया, पोती ने उसके खाना पीना छोड़ दिया था। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहती है यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी बनाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले आऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर चली गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ। वहां जाते ही क्या हुआ, उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। जब पुरानी चीज़ें याद की तो उसकी आंखों से क्या बहने लगी? आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी भर मिट्टी ली। जो मिट्टी उसने भरी थी टोकरी में, वो ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। तो विधवा ने किससे कहा ये? श्रीमान जी से कहा, जमींदार जी से। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब बार बार जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पूछा जा सकता है कि किस कहानी के का कथन है। तो ये किस कहानी का है? एक टोकरी भर मिट्टी। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। ज्यों ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। मतलब जमींदार की शक्ति नहीं रही कि जो टोकरी वह उठाए। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे यह एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हैं। उसका भार आप जन्म भर क्यों उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। देखिए कितनी जबरदस्त लाइन बोली है, और यहीं से जमींदार का क्या है, हृदय परिवर्तन हो जाता है और जमींदार वापस कर देता है झोपड़ी उसकी। अब विधवा के कहने का मतलब ये था कि जब आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जा रही, इतनी शक्ति आपके नहीं, तो अंदर तो 3 लोग उसके बहुत दिन से वो रह रही थी और 3 लोग मर भी चुके थे, उसके पुत्र, पतोहू और पति। तो ये इतना सब पाप आप, कहने का मतलब उसके था कि इतना सब पाप आप
कैसे उठा पाएंगे, कैसे आप इतना इन चीज़ों को आप लेकर के ज़िंदगी गुजार पाएंगे, इतना पाप इस टाइप का। तो जैसे ही सुना जमींदार ने, जमींदार का हृदय परिवर्तन होता है। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराज नाराज ना हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती है। यह बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। आगे देखते हैं। जमींदार साहब धनमत से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस कर दी। तो और नीचे की ये लाइन, जमींदार धनमत से गर्वित हो वाली, ये वाली आपको याद रखनी है। तो इतनी ये थी, छोटी कहानी थी एक। और जैसा कि मैंने पहले इसके बारे में बता दिया है, और बाकी हाईलाइट करके मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा। साथियों, ये मेरी पहली क्लास थी। जो भी कुछ सजेशन आपको देना हो, जो भी कुछ इसमें गड़बड़ी हुई है, उसको आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं सुधारने का प्रयत्न करूंगा। बाकी मैं विश्वास दिलाता हूं कि आगे आगे जैसे ही मेरी क्लासेस होती रहेंगी, सारा कुछ और बहुत अच्छे से ठीक होता रहेगा। आज पहली थी तो मैंने जल्दी में थोड़ा रिकॉर्ड करके इसको मैंने सोचा कि आपसे आपके साथ कहानी पढ़ ली जाए। ठीक है, धन्यवाद साथियों।